हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, कुछ चैप्टर रह गए थे। एचएपी के कुछ 2-3-4 चैप्टर हैं, कुछ 1-2 चैप्टर, टोटल 6-7 चैप्टर रह गए थे जो काफी टाइम से पेंडिंग थे। ठीक है, तो उन लेक्चर्स को अब हम लोग, जो मेरी लाइव क्लासेस हो रही हैं ऐप के ऊपर, उन क्लासेस के माध्यम से उसको पूरा करता हूं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। तो वो क्लासेस को अलग से रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिल पा रहा था। तो वही क्लासेस जो लाइव क्लास में चल रही हैं, वो सेम क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको समझ में आएगा, दोनों चीज़ें होंगी, टॉपिक भी कवर हो जाएगा और क्या लाइव क्लास में चल रहा है वो भी चीज़ आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा माइंड नर्चर ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लगभग सबको पता है। ये मेरा नंबर है, कभी कोई प्रॉब्लम आता है, किसी टाइप का डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। जो भी ये वीडियो मैं बनाता हूं उसके नोट्स यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ये भी बात आपको पता है। बाकी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको ऐप में मिल जाती हैं। लेक्चर नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स हैं, लाइव क्लासेस तो है ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, टेस्ट वगैरह उसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो कि आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोर्स की जो फीस है मात्र 1100 रुपये है। ओके, तो करना क्या है, जो बच्चे ऐप से लाइव क्लास को डायरेक्ट देखना चाहते हैं और फैसिलिटी लेना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो बचे हुए लेक्चर्स हैं उनको मैं आप लोगों का कवर करवा देता हूं। ठीक है, तो चले आगे। ओके, चलिए, तो सेंस ऑर्गन क्या होते हैं हम सबको पता है। आंख, नाक, कान, जिनसे हम लोग फील करते हैं किसी चीज को, अपने आसपास की सराउंडिंग को, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं जिन ऑर्गन से, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन कहते हैं। शुरुआत आई से करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आओ देखें जरा। तो ठीक है, अच्छा, एक बच्चा था जिसको थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर कोशिश की थोड़ी सी कि सारे जो वर्ड्स हैं मुख्य मेन उनको, हाँ देखो मोनू जुड़ा हुआ है, तो मोनू बताएगा मेरे को। बेटा कुछ इसी तरीके से चाह रहे थे मेरे ख्याल से, है ना। जो वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करता है, जो खास वर्ड्स हैं, उनका मैं मीनिंग को एक्सप्लेन इसी तरीके से कर दूं। मोनू फटाफट जवाब दो। क्या कुछ ऐसा ही चाह रहे थे? इसमें पूरा नहीं कर पाया मैं, बट कोशिश करूंगा जब नोट्स को अपलोड करूंगा तो उसमें कुछ और, अभी स्टार्टिंग में कर पाया वरना बहुत लेट हो जाता, क्योंकि ये वर्ड्स को ऐड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कुछ इस तरीके का वर्ड मीनिंग चाह रहे थे मोनू, चलो एटलीस्ट। अच्छा हाँ, एक और चीज बोलूंगा, मोनू ने काफी बात की मुझसे, काफी सारी, मतलब अच्छा बात करना तब ये नहीं, समस्याएं असल में अब पढ़ने पढ़ाने में नहीं होती है, समस्याएं हर बच्चे की अपनी अलग होती हैं। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कोई समस्या है तो उसको मेरे साथ डिस्कस करो। मेरी तरफ से अगर मैं पूरा कर पाऊंगा, जैसे कि सोनू का कहना था कि जो मैं बोलता हूँ उसमें खास वर्ड्स के मीनिंग साथ में हो। पहले ऐसा करता था मैं, काफ़ी सारे उसमें किया जब यूट्यूब वाले बहुत पुराने वीडियो हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही थी बच्चों को कि वो पुराने वाले वर्ड भूल जाते हैं। तो ठीक है, इनके अंदर भी मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जो हो सकते हैं उनको कवर कर लूँ। आप लोगों का फायदा होगा, है ना, और आप लोगों के फायदे के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलो, एटलीस्ट जो मोनू चाहता था वो हो गया। आप लोगों का लाइव क्लास के साथ पीडीएफ भी लाइव क्लास वाले फोल्डर में अपडेट कर दिए, साथ में कंटेंट वाले में भी अपडेट रहेगी। ठीक है, प्लस आपका ये वर्ड मीनिंग वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व। थोड़ा बेटा फिर टाइम लगेगा, क्योंकि इस चीज में थोड़ा लगता है टाइम। ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी धीमी हो जाएंगी, नो डाउट। जो नोट्स का पैटर्न रहेगा उसमें, मतलब जो चीजें कुछ होंगी धीमी, देखेंगे उसको कैसे कवर अप करना है। खैर चलिए, तो डिफाइन सेंस ऑर्गन, है ना। जैसे हमेशा की तरह टॉपिक्स को हम लोग क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो क्या रहेगा इसमें? सेंस ऑर्गन क्या होता है? सेंस, ठीक है, सेंस ऑर्गन जिनसे हम सेंस करते हैं आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, खास तरीके के ऑर्गन होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, दैट रिसीव एक्सटर्नल, जो कि रिसीव करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। अब बहुत से लोगों को स्टिमुलाई में समझाता था जैसे पहले कि किसी चीज को टच करो, गर्म चीज को छू लिया, हमारा हाथ बैक हो रहा है, तो उसने हमको स्टिमुलस दे दिया, यानी कि एक तरह से उसका वर्ड क्या है? उत्तेजक, जिससे कि
हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तेज लाइट में आंखें कम हो जाती है, बहुत तेज साउंड होता है तो कान बंद करने पड़ते हैं। तो जिस चीज से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसको स्टिमुलाई कहते हैं। एक्चुअल में स्टिमुलाई प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड है स्टिमुलस। ठीक है, सिंगुलर वर्ड क्या है? स्टिमुलस है, स्टिमुलाई प्लूरल है। ठीक है, स्टिमुलस हो स्टिमुलाई या समझ जाना, इसको हिंदी में उत्तेजक कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी स्टिमुलाई होता है उसको रिसीव करते हैं सेंस ऑर्गन एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इंपल्स। नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम जानते होंगे, नर्व को क्या कहते हैं? तंत्रिका कहते हैं, और इंपल्स आवेग। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट है पढ़ते आ रहे हैं हिंदी का, तो अब उनको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तंत्रिका आवेग में उसको बदल देते हैं, यानी कि नर्व इंपल्स में बदल देते हैं। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लियर होगा इंपल्स क्या होता है। ठीक है, एक तरह से इंपल्स कुछ काम करने के लिए जो शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है, तो नर्व इंपल्स में बदल दिया। विच आर देन ट्रांसमिटेड, जो कि जब इंपल्स में बदल गया वो एक तरह के कह लो मैसेज में कन्वर्ट हो गया, जो कि आगे ट्रांसमिट हो रहा है, भेजा जा रहा है। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा संचारित करना, उसको आगे भेजा जाता है ब्रेन के पास फॉर इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या के लिए, कि भाई देखो किस टाइप का इंपल्स आया है, किस टाइप का मैसेज आया है, उसे पढ़ो समझो और उस हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करो। जैसे गर्म चीज को छुआ, मैसेज आया कि हाथ जल रहा है, दर्द हो रहा है, ब्रेन ने तुरंत रीड किया, यहाँ की मसल्स को कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा और हमने हाथ हटा लिया। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, खास तरह के ऑर्गन होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी दैट रिसीव, जो कि रिसीव करते हैं एक्सटर्नल, ये बाहर वाला हो गया, और इंटरनल मान लो अंदर पेट में दर्द है, गैस बन रही है, तो अंदर से भी रिसीव करते हैं ये, ताकि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो समझ सकें। ठीक है, इंटरनल स्टिमुलाई टू कन्वर्ट देम इनटू नर्व इंपल्स, उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। विच आर देन ट्रांसमिटेड, जो कि भेजी जाती है बाद में ब्रेन के पास इंटरप्रिटेशन के लिए, व्याख्या के लिए। ठीक है, सेंस ऑर्गन इज इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब होता है लैस, किसी चीज से पता है कि ये तो लैस है, लैस वर्ड सुनते होंगे आप लोग। इक्विप्ड विद सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेंसरी मतलब क्या होता है? संवेदी, और रिसेप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्राही या संवेदन ग्राही। उम्मीद है ये वर्ड्स हिंदी वाले बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो सेंसरी रिसेप्टर्स को साथ ये लोग क्या होते हैं? इक्विप्ड होते हैं, यानी कि इनके अंदर भर भर के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि सेंसरी होते हैं, सेंसेस को कैच करते हैं। टू रिसीव स्टिमुलाई, ठीक है, स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए। दे हेल्प अस परसीव, ये जो सेंस ऑर्गन है ये हेल्प करते हैं हमको परसीव करना, मतलब समझने के लिए। द एनवायरमेंट एंड मेंटेन बॉडी बैलेंस, एनवायरमेंट को समझने के लिए, भाई जैसे बाहर गए, गर्मी है बहुत तेज, तो हम कहते हैं बाहर गर्मी है, बाहर सर्दी है, तो रिसेप्टर्स उसको समझते हैं, ब्रेन के पास भेजते हैं सिग्नल कि भाई बाहर सर्दी है, कपड़े वपड़े पहन लो वरना दिक्कत होगी। ठीक है, भूकंप आ रहा है, हिल डुल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कोई भी दिक्कत हो रही है, मान लो पैर में चोट लगी है, हम लोग लंगड़ा के चल रहे हैं, तो बाहर का जो एनवायरमेंट है, हम किसी कंकड़ी पत्थर पर चल रहे हैं, तो बाहर के एनवायरनमेंट को समझने के लिए वर्ड क्या आएगा? परसीव द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन बॉडी बैलेंस, और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बॉडी बैलेंस की बात अभी हम देखेंगे किसमें? ईयर में। गोल 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 घूम जाओ थोड़ी देर तो हमको थोड़ी देर चक्कर आता है, तो कान के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जो कि हमारा बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। खैर, बेसिकली 5 टाइप के हमारे पास सेंस ऑर्गन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको हम लोग। आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो आंखों का इसके आंखों के लिए स्टिमुलस कौन होगा? लाइट। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। लाइट इज द स्टिमुलस फॉर आई, और जो सेंसेशन प्रोड्यूस होता है वो साइट या विजन देखने के लिए। ईयर के लिए साउंड वेव्स है। ग्रेविटी, अब ग्रेविटी से बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, गलत करते हैं। ग्रेविटी क्यों? ग्रेविटी से हम लोग को जो चलना है, ये जो हम चल रहे हैं, बैलेंस है ग्रेविटी की वजह से। जैसे कि छोटी सी बात बताऊं आप लोगों को, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो गिर पड़ते हैं, क्यों नहीं चल पा रहे हैं वो? क्या उनकी टांगों में जान नहीं है? नहीं, उनका जो कानों का फ्लूइड है जो मेंटेन कर रहा है, ब्रेन के साथ कनेक्शन बना के रखा हुआ, वो कनेक्शन टूट जाता है दारू की वजह से। जैसे वो कनेक्शन टूटता है तो गए पैर काम से, फिर वो समझ ही नहीं पाते कि कौन सा पैर रखना है, कौन सा उठाना है, वो लड़खड़ा के गिर पड़ता है। ठीक है, हम लोग जो चल रहे हैं ग्रेविटी के खिलाफ चल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ वर्ड आया ग्रेविटी और मोशन आ गया है, यानी कि हियरिंग सुनने का काम और बैलेंस करने का काम है। एंड दिस इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, कान से क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू का, क्योंकि कान का सब लोग क्या जानते हैं? हियरिंग तो जानते हैं, बैलेंस को बहुत कम बच्चे प्रॉपर पढ़ा होता तो ही जानते हैं। नोज का काम खैर एक ही है, इसके अंदर केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं
जो कि डिटेक्ट करते हैं, और स्मेल या ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन का मतलब भी सूंघना है एक तरह से। टंग, इसके अंदर भी केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फूड और ड्रिंक के अंदर, पानी के अंदर, जो कि जीभ में जाकर टच होते हैं। टेस्ट, और टेस्ट के लिए वर्ड दूसरा है गस्टेशन, ध्यान रखेंगे। स्किन, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, टच। प्रेशर, टेम्परेचर, पेन और टच, ठीक है। प्रेशर पड़ रहा है हाथ के ऊपर या गर्म छू रहे हैं, दर्द हो रहा है या टच कर रहे हैं, तो सारी चीजों को क्या होता है, स्किन फील करती है। टच के लिए ही दूसरा वर्ड है टैक्टिशन, ध्यान रखेंगे। ऑल्फैक्शन, गस्टेशन, टैक्टिशन, और इसके अंदर आ गया बैलेंस। ये वर्ड बच्चों को एमसीक्यू में डाल दिए जाते हैं, तो बच्चों को पता नहीं होते हैं और बच्चा वहां करता है गड़बड़, ठीक है। चलिए, तो सेंस ऑर्गन बेसिकली हमको पता था क्या होते हैं, आगे आते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एनाटॉमी ऑफ, अच्छा दो बार हो गया, एनाटॉमी ऑफ आई, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, एनाटॉमी में कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एनाटॉमी में करना क्या है। एनाटॉमी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों आते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों आते हैं। यहां पर सारी चीजें डिटेल करी हैं क्योंकि एमसीक्यू डिटेल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी मैं इसका, जैसे मैंने बताया कि बाद में आप लोगों के लिए एक शॉर्ट लेक्चर अपडेट करूंगा जिसमें फटाफट लिख करके ताकि मार्क्स मिल जाए। अदरवाइज यहाँ पढ़ना भी आपको सारा डिटेल में है। क्यों? क्योंकि एग्जिट एग्जाम कब कराएंगे कोई पता नहीं है, और जब भी एग्जिट एग्जाम होगा तो क्वेश्चन बहुत डीपली आ रहे हैं। अलग अलग स्टेट के अगर आप लोग एग्जाम देखेंगे, एग्जाम पेपर जो पीवाईक्यू में डाले हुए हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ रहे हैं लोग इंटरनली, तो उसको सब कुछ कवर करते हुए यहाँ पर पूरा टॉपिक कवर है। तो आओ देखें। ह्यूमन आईज स्फेरिकल सेंस ऑर्गन, गोल होता है, नो डाउट हम सबको पता है, आई बॉल कहते हैं हम लोग, ठीक है। स्फेरिकल सेंस ऑर्गन है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, इतनी सी गोलाई होती है इसकी। रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटेक्टिंग लाइट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉन और केमिकल दोनों को मिला करके जो इम्पल्स जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, धूप वगैरह जो आती है, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में है। फिजियोलॉजी में देखो समझाने की कोशिश करूंगा जब फिजियोलॉजी वाला लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। दैट द ब्रेन इंटरप्रेट, अब देखो इंटरप्रेट वर्ड आ चुका है एज अ विजन, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में वहां वर्ड मीनिंग कर दिए, ऑलमोस्ट वो कवर रहेंगे वर्ड, कुछ एक आध एक्स्ट्रा और आएंगे तो उसको देख लूंगा मैं। एनाटॉमी ऑफ आई में पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और समझ लो अच्छे से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बच्चा पढ़ के नहीं जाता है और फिर नंबर कम आते हैं। देखो ये हमारी आंख है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग कहां से, आईलिड से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आईलिड का दूसरा नाम क्या है, पल्पेब्रा। अपर आईलिड है ये, ओके। ये नीचे की लोअर आईलिड है, लोअर पल्पेब्रा है। देन प्यूपिल, ये बीच में जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, और ये ब्लैक क्यों दिखता है इसका रीजन भी हम देखेंगे। इसको हम लोग आइरिस प्यूपिल कहते हैं। इसके बाद ये जो हिस्सा है, ये वाला, इसके लोगों का ये जो हिस्सा होता है यही कलरफुल होता है। आइरिस का मतलब ही होता है रेनबो, एक तरह से रेनबो होता है, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा ब्राउन होता है, ब्लैक होता है। ब्राउन को हम लोग कहते हैं ना, ब्राउन इस बिल्ली की आंखें कह देते हैं। विदेशों में चले जाओ तो ब्लू भी होता है, कुछ लोगों का ग्रीन भी होता है। ऐसा क्यों होता है, ये कलर क्यों आता है इस आइरिस का, उसका रीजन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे समझेंगे। फिर ये पिपिल हो गया। आईब्रो, ये आईब्रो होती है। आई लैशेस, ये जो निकले हुए हैं बिन्ने, इसे आई लैशेस कहते हैं। लैटरल कमीशर, कमीशर का मतलब होता है एक तरह का जॉइंट, जुड़ाव। दो जो ये हैं आईलिड्स आकर के लैटरल साइड में जुड़ती हैं, और मीडियल, मीडियल का मतलब ये मीडियल बोला गया, मीडियल कमीशर, जहां मीडियल में आके जॉइंट हो रहा है। ये मीडियल का मतलब क्या हो गया, जो हमारी बॉडी की बीच की मीडियल लाइन होती है तो मीडियल की तरफ है, ओके। फिर इसको बोला गया है पल्पेब्रल फिशर। फिशर का मतलब होता है दरार। तो दो लीड के बीच में, अब ये दो लीड है, इसको खोलेंगे तो दरार है ना, तो वर्ड डाल दिया गया है पल्पेब्रल फिशर। फिशर का मतलब होता है दरार पड़ना, कहीं पे जुड़ी, पल के पूरी बंद कर तो जुड़ी हुई है, और ये बीच में दरार है, यहीं से खुल जाता है तो उसकी दरार, ये बीच में जो इसका कट है इस पार्ट को दरार बोल देते हैं, जिस पार्ट में हमको हमारी आंख दिखाई पड़ती है, ठीक है। देन लैक्राइमल क्रंकल, ये जो रेड रेड पार्ट आपको किनारे पे दिखता है, जहाँ पे कीचड़ वगैरह आता है, आंखों में कीचड़ बोलते हैं हम लोग, व्हाइट व्हाइट सा म्यूकस आता है, म्यूकस नहीं कहेंगे उसे, व्हाइट व्हाइट, कई बार रात को सोते हैं गंदगी से जम जाती है, वो यहीं से आती है। लैक्राइमल क्रंकल कहते हैं। क्या होता है ये, इसको भी समझेंगे अभी डिटेल में, ठीक है।
तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग। आईलिड यानी कि पल्पेब्रा, द अपर एंड लोअर आईलिड, जिसको हम पल्पेब्रा भी कहते हैं, कवर द आईज ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सोते हैं तब उसको कवर करता है। प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम एक्सेसिव लाइट, बहुत ज्यादा लाइट आती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं ना, ऐसे पल के कम कर लेते हैं, ठीक है। एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट, कई बार कोई कीड़ा या भुनका आता है तो भी हम बंद कर लेते हैं, तो हर चीज से हमें बचा रहा है। एंड स्प्रेड लुब्रिकेटिंग सिक्रेशन ओवर द आई बॉल, जो भी हमारी आंख से लुब्रिकेटिंग सिक्रेशन निकलता है, लिक्विड निकलता है, जब पलकें ऐसे चलती हैं तो पूरी आंख में वो फैल जाता है, उससे क्या होती है, पूरी आंख हमारी अच्छे से लुब्रिकेट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं एक किसी डेफिनेशन में खत्म हो गया। अब कुछ पार्ट और हैं जो हमें बताने पड़ेंगे। द स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर आईलिड दैट एक्सपोजेस, एक्सपोज का मतलब उजागर करना, जो इसके बीच में एक्सपोज है, जो उजागर कर रहा है, दिखा रहा है इस आंख को हमारे, एक्सपोजेस द आई बॉल इज पल्पेब्रल फिशर, फिशर का मतलब दरार, पल्पेब्रा के बीच की दरार कहलाती है ये। इट्स एंगल आर नोन एज द लैटरल कमीशर, इसकी जो एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कमीशर कहते हैं। लैटरल साइड वाला जो टेम्पोरल बोन हड्डी की तरफ होता है हमारा, इस तरफ की हड्डी जो टेम्पोरल बोन कहलाती है, और जो हमारी नाक की तरफ होता है उसे मीडियल कहते हैं, ठीक है। देखो कमीशर, कमीशर का मतलब होता है संयोजक पट्टी, जॉइंट करने वाला पार्ट, ठीक है। क्लोजर टू द टेम्पोरल बोन एंड द मीडियल कमीशर नियर टू द नेजल बोन, जो टेम्पोरल बोन के पास है उसको लैटरल कमीशर कहते हैं, जो मीडियल कमीशर के जो मीडियल कमीशर है वो नेजल बोन के पास होती है, नाक की जो बोन होती है उसके पास जो कमीशर है उसको मीडियल कमीशर कहते हैं। क्लियर है बातें, बहुत सिंपल है बातें। आपको अब करना क्या है, चीजें जब समझ में आ जाए तो मेन वर्ड पकड़ लो कि अच्छा आईलिड, इसको एक्सप्लेन करना है, होती क्या है, क्या काम है इसका, ठीक है। देन फिशर क्या है, दो टाइप के हैं, लैटरल और मीडियल, बता दिया, खत्म कहानी। थोड़े से वर्ड आएंगे नए नए। अब कह रहा है इन द मीडियल कमीशर आ स्मॉल रेडिश एलिवेशन, जो मीडियल कमीशर है वहां पे एक छोटा सा लाल कलर का उभार, एक ऊंचाई दिखती है हमको, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक क्या दिख रही है हमको, ऊंचाई सी दिख रही है, ठीक है। सॉरी, ये जो ऊंचाई है इसको कहते हैं लैक्राइमल कैरंकल, ध्यान से क्यों ये चीज बताई जा रही है, विच कंटेन्स सेबेशियस ग्लैंड, यानी कि इसके अंदर सेबेशियस मतलब ऑयल ग्लैंड होती है, और स्यूडोरीफेरस यानी कि स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। तो कैरंकल के अंदर ये दोनों ग्लैंड्स होती हैं जो कि काम क्या करती हैं, द वाइटिश मटेरियल दैट समटाइम्स कलेक्ट इन द मीडियल कमीशर्स कम्स फ्रॉम दिस ग्लैंड, वो सफेद सफेद कलर का आता है, इसका मेन काम वही होता है, स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड से जो गंदगी वगैरह रहता है ना आंखों की, उसको एक तरह से निकाल करके, इसमें स्वेलिंग वगैरह होती है तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा इसके अंदर से वाइटिश पार्ट आता है निकल करके, ओके। आईलिड कंटेन सेबेशियस ग्लैंड नोन एज टार्सल ग्लैंड, ध्यान से, आईलिड के अंदर ये वाली सेबेशियस ग्लैंड कहाँ मौजूद थी, कैरंकल के अंदर, और आईलिड के अंदर ये पलके हैं, इसके अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड है उसको हम लोग टार्सल ग्लैंड्स या मियोबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं, दैट सिक्रीट अ फ्लूइड, और वो एक खास तरीके का फ्लूइड सिक्रीट करती है, दैट कीप द आईलिड्स फ्रॉम एडहेरिंग टू ईच अदर, वो लिक्विड सिक्रीट करती है जिससे कि दोनों आंखें आईलिड आपस में चिपक ना जाए, और एक तरह से हमारी आंखों को मॉइस्चराइज करती है, ठीक है। तो ये आपको समझना, ये मीबोमियन ग्लैंड या टार्सल ग्लैंड, ये पूछा जाता है काफी क्वेश्चन, ठीक है। सेबेशियस स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन आ जाता है ये, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कहाँ पाई जा रही है, ठीक है। आई लैशेस, इसका कुछ खास काम नहीं है, प्रिवेंट फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द आई, फॉरेन पार्टिकल हमारी आंखों में ना चला जाए, इसका यही एक मेन काम है। फिर बात करते हैं लैक्राइमल एपरेटस, है ना, यानी कि आंसू के यंत्र, एपरेटस मतलब यंत्र होते हैं जो कि आंसू कहां से आ रहे हैं हमारे, ठीक है। ये जो काम थे पीछे वाले ग्लैंड्स का, ये आंसू नहीं थे, ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि हमारी आंखों को लुब्रिकेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आंसू की बात करें, लैक्राइमल, द लैक्राइमल एपरेटस वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ आई बॉल,
ये हमारी आंख का या आई बॉल का पार्ट नहीं, जो आंख की पुतली है, बॉल है पूरी, उसका हिस्सा नहीं होता है ये, बट एन एसेसरी। एसेसरी मतलब ये सहायक, ठीक है, एसेसरी का मतलब क्या होता है, जो सहायक होते हैं, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन ऑफ द आई है, आंख का डायरेक्ट ऑर्गन नहीं है, उसका एसेसरी ऑर्गन है, हेल्पर है उसका, ठीक है। नॉट इनसाइड स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना, ये इन तीनों में से, यानी कि 3 लेयर होती हैं आपकी, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना, इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता है। अब लैक्राइमल एपरेटस का मेन काम क्या है, प्रोड्यूस टीयर्स, ठीक है। लैक्राइमल ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस टीयर करती है उसको लैक्राइमल ग्लैंड्स कहते हैं, एंड ड्रेन्स देम लैक्राइमल डक्ट्स, और उसके बाद उसको वो बाहर निकालती है, उसके लिए डक्ट्स होती हैं आंखों की, वो उसको बाहर आंखों की तरफ लाके छोड़ देती हैं। सारा आंसू आंखों में आता है, कोई गंदगी वगैरह या कुछ और चीज है तो वो उस पानी से निकल के हमारी बाहर आ जाती है, ठीक है। लैक्राइमल फ्लूइड की बात करें, अगर टीयर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाटरी सोल्यूशन होता है, पानी जैसा, कंटेनिंग सॉल्ट। इसका अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्वेश्चन आता है कई बार। इसके अंदर सॉल्ट होता है, म्यूकस होता है हल्का हल्का, क्योंकि एकदम चिकना नहीं होता है, हल्का सा गाढ़ा सा होता है, एंड लाइसोजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसू के अंदर लाइसोजाइम पाए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, आ प्रोटेक्टिव बैक्टीरियासाइडल एंजाइम, है ना। तो आंसू समझ रहे हो क्या क्या चीजें इसके अंदर, नमक होता है इसीलिए नमकीन होता है आंसू, और प्रोटेक्टिव बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। द फ्लूइड, ये फ्लूइड है, प्रोटेक्ट करता है, क्लीन करता है, बचाता है, साफ करता है, लुब्रिकेट करता है, मॉइस्चराइज द आई बॉल, और हमारी आई बॉल को मॉइस्ट करता है। इसका फंक्शन भी आ गया। तो लैक्राइमल एपरेटस आप जरूर इसमें एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या चीजें आपको, अब जैसे मैं बोलूंगी इसमें क्या क्या चीज आपको, कौन कौन से पॉइंट पक्के से देने हैं। एक पॉइंट आप ये देंगे, ठीक है, पहले आईलिड के अंदर, फिर मतलब एक मिनट, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप आईलिड एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आई लैशेस आ जाएगा, लैक्राइमल एपरेटस है, ठीक है, तो वो होता अंदर की तरफ है बट उसके डक्ट्स बाहर आ रहे हैं, और देन लास्ट वन इज योर कंजक्टाइवा। ये आपको 3 पॉइंट पक्के से एक्सप्लेन करने हैं। कंजक्टाइवा वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, समझ लो इसको। कंजक्टाइवा क्या होता है, कंजक्टाइवा हमारी आंख के ऊपर एक पतली सी, ऐसा समझ लो कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जैसी होती है, पूरी आंख पे कवर्ड रहती है, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और वो ब्लड वेसल इस साइड में जाके काफी ज्यादा वैसी हो जाती हैं, तो रेड रेड दिखाई पड़ता है। वो उसके अंदर इतनी महीन ब्लड वेसल होती हैं कि वो हमको नॉर्मली ऐसे नहीं चमकती है, लेकिन कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वो ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, तो लाल लाल हमको दिखाई पड़ती है। देखते हैं अभी। द कंजक्टाइवा इज अ थिन, बहुत ही पतली होती है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट करती है। डेट लाइंस, लाइंस मतलब कवर करना या परत की तरह चढ़ा होना, डेट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड, जो आईलिड है उसके अंदर की तरफ, जैसे पुतली ऐसे खोलूंगा तो उसके अंदर की तरफ, एंड कवर द एंटीरियर, जो वाइट पार्ट है आंखों का, लेंस के आगे नहीं होगा, जो व्हाइट पार्ट है ऑफ द स्क्लेरा अप टू द एज ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की जहां पर एंडिंग होती है वहां तक ये फैली हुई रहती है, पूरी कवर्ड रहती है। इट हेल्प इन लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी ऑफ द आई। ध्यान रखेंगे फंक्शंस का, थोड़ा सा क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं वो ये है। द कंजक्टाइवा इज रिचली वस्कुलराइज्ड, इसके अंदर महीन महीन ब्लड वेसल्स होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नॉट लाइक कॉर्निया, कॉर्निया की तरह नहीं है कि कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाएगी, ठीक है, ये हाईली रिचली वस्कुलराइज्ड होती है। अब इसके डिसऑर्डर की बात करें, देखो ये जो मैं बात कर रहा था मैं, बिकॉज ऑफ दीज वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल इसमें पाए जाते हैं, द कंजक्टाइवा कैन बिकम रेड, वो एकदम लाल हो जाती है और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब उम्मीद है अब आप लोग समझ रहे होंगे, याद है मैंने बताया था क्लास के अंदर, कई सारे मीनिंग है इन्फ्लेमेशन के अंदर, रेडनेस, स्वेलिंग, रैशेस, फीवर, वो सब इन्फ्लेमेशन के अंदर आता है। इन अ कंडीशन लाइक, हम लोग कहते हैं ना कंजक्टिवाइटिस हो गया है, यानी कि पिंक आई हो गया है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो पूरी आंख लाल लाल दिखाई पड़ती है और फिर इरिटेशन भी होती है। दूसरा है सब कंजक्टिवल हैमरेज।
कई बार आपने देखा होगा जो सफेद सफेद पुतली होती है, कई लोगों एकदम से लाल पड़ जाती है, एक स्पॉट सा पड़ जाता है रेड कलर का। वो ऐसा क्यों होता है कि वहाँ की ब्लड वेसल बस्ट हो जाती है, स्मॉल ब्लड वेसल रप्चर। तो वहाँ की जो ब्लड वेसल रप्चर होती है तो पूरा खून वहाँ के छोटे से एरिया में फैल जाता है, तो लाल धब्बा सा दिखाई पड़ता है कुछ लोगों का। दवाई से ठीक हो जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अपीयर एज रेड पैच ऑन द वाइट ऑफ द आई। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगा, जो आंखों की सफेद पुतली के ऊपर कभी भी लालपन देख लो तो समझ जाओ कंजक्टाइवा के अंदर पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स जो है बहुत ही महीन होती हैं, वो या तो उसके अंदर डायलेट कर गई हैं तो ब्लड वेसल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और या फिर बस्ट कर गई है अगर रेड पैच दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है बातें। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर क्वेश्चन आता है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ से आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं और आपको लिखने पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट इंक्लूड होते हैं एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ द आई बॉल, यानी कि एक्सटर्नल पार्ट हो गया एक्चुअली आई बॉल। अब बात आ गई आई बॉल की, बाहर के बाद अब हम अंदर जाने। आई बॉल जो है आंख की जो बॉल होती है, हम इसे बॉल कहते हैं, इसके एक्चुअली 3 हिस्से होते हैं। देखते हैं हम लोग, तो गौर से देखो, मैं जो डायग्राम लेके आया हूँ उसका रीजन है। इस तरह से पूरी बॉल होती है, इस तरह से पीछे की तरफ जाती है, और ये कई बार आपने मूवी वगैरह देखो ना, आंख खींच लेते हैं। ये ब्लड नर्व ऑप्टिक होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, ये जाकर के सीधा ब्रेन में जाती है, सारा सिग्नल वगैरह ले जाती है, और इस तरीके से पूरा देखो जो वो है नर्व्स है इस तरह से पूरी फैली हुई है। तो सबसे ऊपर होती है स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा के अंदर होती है यहाँ पे आइरिस, कहाँ गया ये, मैक्यूला, रेटिना, अच्छा ये स्क्लेरा दिखाया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको काटेंगे अभी, नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको। ऐसे ये आंख को अगर ऐसे काटोगे तो देखो सबसे ऊपर जो है लेयर, आपको 3 परतें समझ में आनी चाहिए। सबसे ऊपर की लेयर क्या है, स्क्लेरा होती है, बिल्कुल भी इसके अंदर नाक के बराबर ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे। देन कोराइड होती है, ठीक है, कोराइड, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होता है, सारा नरिशिंग का काम जो रेटिना का होता है यही करता है। फिर उसके अंदर रेटिना आता है। ये 3 लेयर हैं जिसको बारी बारी से हमें पढ़ना है और समझना है पूरा स्ट्रक्चर आंख का। ठीक है, इनके ही अलग नाम है थोड़े से। तो ये देखो, ये मसल्स होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जो आंख को ऐसे रोटेट करवाती हैं। बीच में प्यूपिल है, ये साइड में आइरिस है, और वाइट तक देखो, यहीं तक जो हमारा था ना कंजक्टाइवा, वो ये रहा, यहीं तक होता है कंजक्टाइवा। ठीक है, और उसके बाद स्टार्टिंग में एक लेंस टाइप का, मतलब कह लो कांच की तरह का टुकड़ा रहता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, और लेंस तो खैर अंदर होता है। कॉर्निया को जब कभी ऑपरेशन होता है, डायरेक्ट हमें मोतियाबिंद का साफ करना होता है, तो इस कॉर्निया को हटा दिया जाता है, कॉर्निया द्वारा डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉर्निया होता है। ठीक, क्लियर है? सॉरी, कॉर्निया नहीं, इसके ऊपर एक दूसरी परत होती है, कॉर्निया डेवलप नहीं होती, कॉर्निया तो चेंज होती है कई बार दूसरे से। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। एनाटॉमी ऑफ द आई बॉल। तो आई बॉल की अगर एनाटॉमी पढ़े तो यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। फाइब्रस ट्यूनिक, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, देन वस्कुलराइज, जिसको कि हम लोग कोराइड कहते हैं, वस्कुलराइज मतलब जिसके बहुत ज्यादा ब्लड वेसल पाई जाएगी, और लास्ट में इंटरनल है क्या, रेटिना। ये 3 आपको लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आंख की एनाटॉमी आ रही है, ना कि ऊपर वाला पार्ट एक बार नहीं भी लिखेंगे, ये 3 पार्ट आपको जरूर एक्सप्लेन करके आने हैं। ठीक है, आओ आगे आते हैं। तो मोटा मोटा बात समझ गए हैं, बीच में चीजें आती रहेंगी तो उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा मैं डायग्राम के साथ, तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अभी ऐसे ही डायग्राम समझाऊंगा तो क्लियर नहीं होगा। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई है, सबसे ऊपर हमारा स्क्लेरा है, देन बीच में कोराइड है, ये पूरी लेयर है इस टाइप से, कवरिंग पूरी बॉल की, ऐसे 3 लेयर है, 1 2 3, एक सबसे ऊपर, एक बीच में और एक सबसे अंदर। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो सबसे आउटर लेयर है फाइब्रस ट्यूनिक, या इसे हम आउटर लेयर भी कहते हैं। अब इसकी एक खासियत है, समझो बात को, ये पीछे की तरफ, मतलब ये जो फाइब्रस को स्क्लेरा है ना, ये पीछे अलग होती है, आगे जाके अलग हो जाती है। अलग का क्या मतलब है, आओ देखो। द फाइब्रस ट्यूनिक इज आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल एंड कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर कॉर्निया एंड पोस्टीरियर स्क्लेरा। यानी कि ये फाइब्रस ट्यूनिक स्क्लेरा पीछे स्क्लेरा के रूप में रहती है, एक अलग शेप है, और आगे जाकर के ये कॉर्निया में बदल जाती है।
जो हम आगे का पार्ट देखते हैं, वो आगे जाके यही स्क्लेरा आगे जाके कॉर्निया में बदल जाती है। तो कैसे बदल जाती है, तो हम देख सकते हैं जैसे कि हमारी ये वाली स्किन है, आगे हमारा सोल है, तो ये इसकी चमड़ी अलग है, यानी कि स्किन अलग है, और यहाँ देखो एक तरह जॉइंट में आकर के यहाँ से धीरे धीरे करके ये अलग हो गया, इधर की स्किन अलग हो गई। ठीक इसी तरीके से स्क्लेरा यहाँ पर आते आते बदल जाती है और सामने ये कॉर्निया का रूप ले लेती है। कॉर्निया इज द पार्ट ऑफ स्क्लेरा, ठीक है, वो अलग नहीं है। इसको हम मिला जुला के फाइब्रस ट्यूनिक बोल देते हैं। तो कॉर्निया की बात करें अगर, तो क्या है कॉर्निया? कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर ऑफ द आई। ठीक है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, सबसे आगे का भाग होता है एंटीरियर, ठीक है, ऑफ द आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर। आउटर मोस्ट सबसे बाहर की जो फाइब्रस लेयर है, दिस इज द आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर स्क्लेरा। ठीक है, इट कवर्स द आइरिस, प्यूपिल एंड एंटीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर क्या होता है मैं बताता हूँ। एक्चुअली दो चैम्बर होते हैं, एक विट्रस चैम्बर पीछे की तरफ होता है और एक एंटीरियर चैम्बर आगे की तरफ होता है। आंख में दो चैम्बर होता है, इसका जिक्र करेंगे अभी बाद में। तो जो लेंस है, लेंस को अगर हम देखें तो ये आगे की तरफ आइरिस, प्यूपिल और लेंस, इन तीनों के आगे रहेगा बस। ठीक है, बाकी चीजों को कवर नहीं करता ये। तो किन तीन चीजों को ये कवर करता है? आइरिस, प्यूपिल और एंटीरियर चैम्बर, जो लेंस के थोड़ा सा आगे की तरफ होता है। एंड इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द आई। अब रिफ्रैक्शन से क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव सरफेस, अगर आपको फिजिक्स थोड़ी सी याद हो, जब भी एक लाइट आती है नॉर्मल से, तो वो हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। याद आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये रिफ्रैक्ट होगी लाइट, जाना इसको नॉर्मल ऐसा चाहिए था, बट ये इतना बेंड कर गई। ये जो बेंड कर गई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो हमारी आंख भी कुछ ऐसी ही है। जो कॉर्निया है वो सबसे पहले ये आंख होती है, ठीक है, ये कॉर्निया, उसके अंदर फिर लेंस। तो लाइट जो आती है थोड़ी सी ये बेंड करती है, फिर थोड़ी सी ये बेंड करेगी, और इस तरीके से ये सीधा यहाँ पर जो रेटिना होती है, रेटिना में जो मेन हमारा पार्ट होता है फोविया सेंट्रलिस, ठीक है, वहां पर लाइट को फोकस करने की कोशिश की जाती है। ये थोड़ा डायग्राम नहीं बना सही से। तो दो सरफेस होते हैं, स्टार्टिंग का सरफेस होता है और लाइट को रिफ्रैक्ट करके बेंड करता है, ताकि अगर फिजिक्स में आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है, आई का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो जो दो लाइट जाती हैं वो एक जगह पे बेंड होने की कोशिश करती हैं। ठीक है, जो दो लाइट जाती हैं वो एक जगह पर बेंड होने की कोशिश करती हैं, और ये काम, ये जो बेंड हो रही है लाइट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई भी डाउट हो मैसेज करके पूछ लो। मैं जरा इसको साइलेंट कर दूं फोन को। ओके, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस, यानी कि कई सारे रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं, लास्ट में जाके अपना लेंस होता है। तो ये पहला सरफेस होता है। इट हैज नो ब्लड सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो ये फिर अपना खाना पीना, ऑक्सीजन कहां से ले रहा है? तो यस, नो ब्लड सप्लाई के लिए वर्ड होता है एवास्कुलर। ये अपना ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर से लेता है, एंड न्यूट्रिएंट्स लेता है फ्रॉम एक्वस ह्यूमर, एक तरह का फ्लूइड होता है जो इसके पीछे है ना, चैम्बर होता है इसके पीछे, एंटीरियर चैम्बर होता है, उसके ऊपर है ये, उस वहां पे एक फ्लूइड भरा होता है एक्वस ह्यूमर, और साथ साथ में जो टीयर फ्लूइड है, इन दोनों की हेल्प से ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। ठीक है, ब्लड का मेन रोल ही यही है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर ये हमको डायरेक्ट मिल जाए तो खून की जरूरत ही ना पड़े। चलिए, तो जो फाइब्रस ट्यूनिक है उसमें जो आगे का पार्ट कॉर्निया हो गया, और देन ये स्क्लेरा। तो हम कह सकते हैं स्क्लेरा आगे जाके कॉर्निया बदल जाता है, इस तरीके से बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। कई बार बोलते हैं स्क्लेरा ही फाइब्रस ट्यूनिक है, तो वो भी ओके है, क्योंकि स्क्लेरा आगे जाके कॉर्निया बदल जाता है। तो तरीका है ये समझने का। स्क्लेरा क्या है? इट इज द ओपेक। ये क्या था? ट्रांसपेरेंट था। ये व्हाइट आउटर कोट ऑफ द आईबॉल। तो बाहर की तरफ अगर हम इसको देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, जैसे कि ये कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बाद जो व्हाइट हिस्सा है, आंख में जो व्हाइट बता रहा था मैं, और उसके बाद देखो ये वाला पार्ट पीछे चला गया।
इतनी आंख हमको बाहर दिख रही है, जिसमें ये वाला पार्ट कॉर्निया हो गया और ये जो सफेद हिस्सा हमको दिखाई पड़ता है, ये सफेद सफेद हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, वो स्क्लेरा है। द स्क्लेरा इज द ओपेक व्हाइट आउटर कोट ऑफ द आईबॉल नोन एज द व्हाइट ऑफ द आई। दिस इज अगेन योर एमसीक्यू। इसको हम लोग व्हाइट ऑफ द आई भी कहते हैं। फॉर्मिंग द पोस्टेरियर 5/6 ऑफ द फाइब्रस लेयर ऑफ द आई। यही जब पीछे की तरफ जाता है तो फाइब्रस लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझते हैं बात को एक बार फिर से। ये स्क्लेरा है, ये स्क्लेरा है, पीछे की तरफ ये फाइब्रस है, ठीक है। आगे की तरफ आया तो यहां पर हम कह सकते हैं ये कॉर्निया आ गया, तो इसको यहां से ले लेते हैं, इतना हिस्सा ये आइरिस है, इतना हिस्सा ले, तो ये जो हिस्सा है ये यहां से लेके ये यहां तक, तो ये हो गया व्हाइट ऑफ आई, जो व्हाइट हिस्सा है, और ये आगे का हिस्सा कॉर्निया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा 3 हिस्सों में ब्रेक हो रखा है, ठीक है। ये किस में है? 3 हिस्सों में ये ब्रेक हो रखा है फाइब्रस ट्यूनिक, या हम यूं कह सकते हैं जो हमारा स्क्लेरा है ये 3 हिस्सों में ब्रेक हो रखा है। पीछे फाइब्रस है, आगे आएगा तो व्हाइट ऑफ आई बन जाता है, और एकदम आगे आकर के ये कॉर्निया का रूप ले ले रहा है। ठीक, बात समझ में आई? कंफ्यूजन दूर हुई? ठीक है। इट इज कंटिन्यूअस विद द कॉर्निया। अगेन स्क्लेरा जो है वो कंटिन्यूअस विद द कॉर्निया, यानी कि जैसे हमारी स्किन है ये लगातार आ रही है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है, और फिर ये मोटी चमड़ी में बदल जा रही है। ठीक इसी तरीके से ये जो व्हाइट ऑफ द आई है ये लगातार आ रहा है और कंटिन्यूअस कॉर्निया के साथ जाके मिल जा रहा है, कोई ऐसा बीच में ब्रेक नहीं दिखाई पड़ेगा हमको, ठीक है। एट द फ्रंट एंड विद द ड्यूरा मैटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व एट द बैक। पीछे जाकर के ये ड्यूरा मैटर जो पार्ट होता है ब्रेन वाला, उससे जाकर के ये नर्व के माध्यम से कनेक्ट हो जाता है ये, ठीक है। जो ऑप्टिक नर्व होता है उसके ड्यूरा मैटर से कनेक्ट होता है ये। खैर ये पीछे वाला मैटर, अभी ड्यूरा मैटर जो ब्रेन वाला पार्ट है वहां से क्लियर हो जाएगा, तो फिलहाल इसको यहां तक रखना एट द फ्रंट, इतना याद जरूर कर लेना। ड्यूरा मैटर वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा जब नर्वस सिस्टम वाला पार्ट डिटेल में आप लोग क्लियर करोगे उसको। अब कह रहा है एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया, जहां पर जैसे मैं कहूं कि यहां पर ये जंक्शन है, ब्लैक और इसके बीच में जंक्शन आ रहा है, तो एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया इज एन ओपनिंग नोन एज स्क्लेरल वीनस साइनस। अगेन इंपॉर्टेंट है ये आई एचएवी में जो चीजें बेटा आप लोग पढ़ रहे हो ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। उसका रीजन मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे या जब आप डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर एचएपी का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो बीमारियां आपको समझ में नहीं आएंगी कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग। अब समझो बात को, यहाँ पर वीनस साइनस, इसको कहते हैं कैनाल ऑफ श्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ये जो इनका जॉइंट होता है, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर जॉइंट मतलब जॉइंट तो कोई जॉइंट दिख नहीं रहा है, बस इनका जहाँ पे जोड़ समझ में आ रहा है, वहां पर एक कैनाल होती है, एक नाला होता है, एक नाली जैसी चीज होती है जिसे हम कैनाल ऑफ श्लेम कहते हैं। अ फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, जो कि इसको न्यूट्रिशन दे रहा था, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, जो कि एंटीरियर चैम्बर में होता है, पीछे वाले चैम्बर में, जस्ट इसके पीछे वाले चैम्बर में, ठीक। वो जो फ्लूइड होता है वो ड्रेन इनटू दिस साइनस, वो फ्लूइड इस कैनाल में क्या करता है, ड्रेन होता रहता है, निकलता रहता है। यानी कि बात समझो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूज रहता है यहाँ पर कि सर क्या एक्वस ह्यूमर, और ज्यादातर बच्चों की बात पता नहीं होती है। ग्लूकोमा भी पढ़ लिया होगा बहुत से बच्चों ने, ग्लूकोमा जो सेकंड ईयर वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, तो ग्लूकोमा पढ़ा होगा, जो एक्वस ह्यूमर है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो आंख है हमारी एक्चुअली, ठीक है, इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक यहाँ पे विट्रस चैम्बर होता है और आगे वाला एंटीरियर कैविटी कहलाते हैं हम लोग। यहाँ पे भरा होता है जो एंटीरियर वाला है, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। ये ब्लड के माध्यम से ही बनता है, ब्लड के फ्लूइड से ही फिल्टर होकर के बनता है, और बाद में जब ये एक्स्ट्रा हो जाता है तो मैंने जो बताया कैनाल ऑफ श्लेम, यहाँ पे जो नाली है इसकी, कैनाल ऑफ श्लेम का जो कैनाल है, ये फ्लूइड उसके अंदर से होता हुआ उसके अंदर से जाकर के वापस खून में मिल जाता है, ऐसा बाहर टपकेगा नहीं है, ठीक है।
खून से जो चीज बनेगी, ध्यान रखना, जैसे कि हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ खून से ही बनता है और फाइनली जाकर के खून में ही मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से एक्वस ह्यूमर याद रखेंगे। एक्वस ह्यूमर कहाँ गया? दिस एक्वस ह्यूमर, ठीक है, अभी देखेंगे कैसे बनता है। वो खून से ही बनता है और कैनाल ऑफ श्लेम से निकलता है बाहर की तरफ। जब इसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, नहीं होगा तो ग्लूकोमा हो जाता है, मतलब ग्लूकोमा में इसका प्रेशर बढ़ता है, ये बाहर नहीं निकल पाता। निकलना जरूरी है इसका, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, और जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो आंख पे प्रेशर पड़ता है तो पीछे की ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, फिर अंधापन आता है। तो इसका निकलना जरूरी है। जिस कैनाल से ये बाहर निकलता है, दैट इज द कैनाल ऑफ श्लेम, और बिल्कुल बाहर नहीं टपकेगा, आंखों में ही वापस जो ब्लड वेसल होती है उसमें चला जाता है। आगे आते हैं फाइब्रस ट्यूनिक, जो हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं फाइब्रस ट्यूनिक का। इसके अंदर हम लोगों ने कॉर्निया और स्क्लेरा को देखा। ठीक है, कॉर्निया, स्क्लेरा, द व्हाइट ऑफ द आई। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया इज एन ओपनिंग नोन एज अच्छा ये तो हो गया। ये जो फाइब्रस ट्यूनिंग है इज नॉन वस्क्यूलर, ये नॉन वस्क्यूलर यानी कि जो कॉर्निया हमारी नॉन वस्क्यूलर हो रही है, टू पुअरली वस्क्यूलर। जो स्क्लेरा होता है वो बहुत कम, उसमें ब्लड वेसल्स ना के बराबर होती हैं लेकिन ना के बराबर। तो फाइब्रस ट्यूनिक के दो पार्ट होते हैं, एक में बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं है, एक में बहुत थोड़ी सी ब्लड सप्लाई है। ठीक है, फंक्शन की बात करें कि ये क्या काम क्या कर रहा है आंख के अंदर, तो नो डाउट प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। मैकेनिकल इंजरी वगैरह होती है, पैथोजन होती है, डायरेक्ट हमारा लेंस तक नहीं जा रहा है। शेप मेंटेन करता है, आई बॉल को गोल रखने में हेल्प करता है। लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि लाइट जो बेंड होकर के सीधा कॉर्निया से होती हुई हमारी कहाँ पहुंचे, पीछे रेटिना में पहुंचे। मसल्स का अटैचमेंट, स्क्लेरा प्रोवाइड द एंकरिंग पॉइंट। जो मसल्स होती है, जैसे हम आंखों को दाएं बाएं घुमाते ऊपर से देखते हैं, वो मसल्स के माध्यम से करते हैं। उन मसल्स के लिए अटैचिंग पॉइंट कौन प्रोवाइड करवा रहा है? स्क्लेरा प्रोवाइड करवा रहा है। तो उम्मीद है आपको फाइब्रस ट्यूनिंग या आउटर लेयर समझ में आया होगा। कॉर्निया और व्हाइट ऑफ द आई, बिल्कुल बात दिमाग में सेट हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, कोई डाउट हो तो बता देना। बीच का पार्ट यानी कि मिडल लेयर आ गया, जिसको कि हम लोग वस्क्यूलर ट्यूनिक भी कहते हैं, वस्क्यूलर लेयर भी कहते हैं, यूविया भी कहते हैं, मिडल लेयर भी कहते हैं। ठीक है, इसके फर्दर कह सकते हैं हम लोग कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि उसको आउटर लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, कॉर्निया में और स्क्लेरा में, वैसे इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखते हैं। द वस्क्यूलर ट्यूनिक या यूविया इज द मिडल लेयर ऑफ द आईबॉल। ठीक है, लाइंग बिटवीन द फाइब्रस ट्यूनिक एंड रेटिना। रेटिना और उसके बीच में सैंडविच की तरह दबा हुआ होता है बीच में। ये हाईली वस्क्यूलर है। दिस इज योर एमसीक्यू। बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड होता है, यानी कि इसके अंदर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, लाइट रेगुलेशन, लाइट को कम ज्यादा करना कितनी आंख में आनी चाहिए, एंड अकोमोडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। अकोमोडेशन मतलब दूर का देखना है कि पास का देखना है। ठीक है, दैट इज द अकोमोडेशन। उसके हिसाब से लेंस को एडजस्ट करता है ये। तो ये बीच वाला पार्ट हमारा मेन रहेगा, जहां पर सारे काम हो रहे हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। ध्यान रखना, ये 3 पार्ट, मतलब यही लेयर आगे आगे, मतलब मैंने कहा ना इसमें कट नहीं होता है। यहाँ पे ये लेयर ऐसे पतली है, फिर आगे जाके थोड़ी सी वैसी हो जाएगी, फिर आगे जाके हार्ड हो जाएगी। सेम लेयर चलती जाती है, ये ध्यान रखेंगे इस चीज का, सेम लेयर होती है। तो कोरॉइड की बात करें तो कोरॉइड, अब आपको बात समझ में आ रही होगी। डायग्राम दिखाऊं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या आ गया? कोरॉइड आ गया। पीछे का पार्ट है स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। स्क्लेरा आगे जाकर के व्हाइट ऑफ द आई, कॉर्निया बदल जा रहा है। कोरॉइड आगे जाके हम देखेंगे सिलियरी बॉडी और आइरिस में कन्वर्ट हो रहा है। आओ देखते हैं। कोरॉइड ये पीछे का भाग होता है। ठीक है, डार्क ब्राउन होता है, बहुत ज्यादा वस्क्यूलर है। क्योंकि वस्क्यूलर क्यों है? ताकि रेटिना को खाना पीना दे सके। ओके, यही ऑक्सीजन देता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू रेटिना। दिस इज द मेन वर्क। रेटिना को हमें खुश रखना है, सेहतमंद रखना है, ताकि हमारा विजन सही रहे। कंटेन्स मेलानोसाइट, इसके अंदर मेलानोसाइट, मेलानिन जो सेल्स होते हैं जिसके अंदर मेलानिन ब्लैक पिगमेंट निकलता है, ठीक है ना, वो सेल्स यहाँ पाए जाते हैं। मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन पिगमेंट, काला काला होता है ये, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेस लाइट। ध्यान दें इस बात को, एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब है? आप कभी लाइट की तरफ देखो, जैसे हमारा शीशा होता है ना रात में, तो जब लाइट पड़ती है तो आंखें चौंधिया जाती हैं, ऐसे लाइट फैलती है।
क्योंकि इस वाले लेंस में लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है। यहाँ पे हमारा पिगमेंट हो रखा है, कोई बहुत तेज रोशनी आती है अगर तो तादाद से मतलब हमारी लिमिट से बाहर है तो अलग बात है। नॉर्मली जब आती है तो ये क्या करती है, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि वो चमक खत्म हो जाए और हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। रात में चमक फैलती है, सामने से कोई आता है ट्रक वगैरह बस वगैरह तो हम देख नहीं पाते हैं कि आजू बाजू क्या है, क्योंकि वो चमक इतनी ज्यादा होती है। अगर वो चमक खत्म हो जाए, केवल लाइट दिखाए दे तो हम देख लेंगे उसको। ये वो सही का सेम काम कर रहा है। जो पिगमेंट होता है, जो कालापन होता है अंदर, एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारी क्लियर इमेज बनती है ऑन द रेटिना और ब्लरिंग वगैरह नहीं होती है। मेन काम, इसका फंक्शन समझ लो, मेन काम कोराइड का नरिशमेंट और लाइट का एब्जॉर्ब करना, नरिशमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बातें? बात समझ में आ रही है? चलो आगे आते हैं। दूसरा है सीलियरी बॉडी। अब देखो कोराइड तो पीछे का हिस्सा था, सीलियरी बॉडी को समझो बात को। ये देखो, ये पीछे हमारा ये जो ये वाला पार्ट है रेड वाला, ये पीछे तो हमारा क्या था, कोराइड था। आगे जब जाता है ये तो ये हमारा सीलियरी मसल्स या सीलियरी बॉडी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप की मसल्स होती हैं, एक सर्कुलर होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। एक लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन होता है, सर्कुलर होता है, और ये इतना हिस्से की बात हो रही है ये। इसी के बाद इसमें जो होता है क्या कहते हैं, आगे की तरफ इस टाइप से देख रहे हो ये निकले हुए, इसको हम कहते हैं सीलियरी प्रोसेस। तो सीलियरी मसल्स और सीलियरी प्रोसेस वो इसके ही हिस्से हैं, याद रहेगा। आइरिस अलग चीज है, आइरिस और आगे चला गया, आइरिस का इससे कोई लेने देना नहीं है। तो सीलियरी बॉडी सॉरी, तो द मिडल पोर्शन ऑफ द कोराइड, कोराइड का जो बीच के भाग की बात कर लें, पीछे हमारा कोराइड हो गया, फिर मिडल, फिर आगे जाके आइरिस हो जाएगा। तो मिडल भाग जो होता है कोराइड का वो सीलियरी बॉडी होता है। बिकम्स, कोराइड बिकम्स हो जाता है, यानी कि बदल जाता है किसमें, सीलियरी बॉडी में, जो कि काफी थिक होता है। थिक रिंग ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के छल्ले टाइप रिंग रहता है, दैट कनेक्ट द कोराइड टू द आइरिस। ये जो है हमारा सीलियरी बॉडी, ये कोराइड को आइरिस से कनेक्ट करने, मतलब एक तरह से बीच का भाग कह लो हम लोग। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि लेफ्ट आई को राइट आई से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, नोज। तो ऐसा जॉइंट नहीं है, वो है कंटिन्यूटी में ही, लेकिन बीच में है। इट हैज टू मेन पार्ट्स, सीलियरी बॉडी के दो मेन पार्ट होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सीलियरी मसल्स जो कि कंट्रोल करते हैं लेंस के शेप को। लेंस का शेप ऐसा लंबा होगा तो दूर का देखेंगे, छोटा करेगा तो पास का देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि यानी कि अकोमोडेशन फॉर नियर एंड डिस्टेंट विजन कौन कंट्रोल कर रहा है, सीलियरी मसल्स। और जो सीलियरी प्रोसेस है, दीज आर द फोल्ड्स, ये फोल्ड्स होते हैं, मसल्स के छोटे छोटे फोल्ड्स रहेंगे। दैट कंटेन कैपिलरीज, इसके अंदर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, सीलियरी प्रोसेस फिल्टर करता है ब्लड को, यहाँ कैपिलरीज है, और जो सीलियरी प्रोसेस है ये क्या करेगा, इन कैपिलरीज के अंदर से ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है टू प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर। वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस को कंट्रोल करता है कम ज्यादा करने का, और सीलियरी प्रोसेस है वो ब्लड को फिल्टर करके क्या कर रही है, एक्वस ह्यूमर बना रही है, जिससे कि वो एक्वस ह्यूमर क्या करेगा, आगे जाके नरिशिंग का काम करेगा। ठीक है, डेट फिल्स द फ्रंट ऑफ द आई, जो आंख लेंस के आगे का भाग है उसको एक्वस ह्यूमर से फिर ये भर जाता है, और यही एक्वस ह्यूमर समय समय पर कैनाल ऑफ श्लेम से निकल के बाहर आता रहता है। क्लियर है? चीजें बेटा बहुत कायदे से समझ लो, यहां से क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो बच्चों को करने में आती है दिक्कत। ठीक है, क्या चीज किसके अंदर है। शुरुआत में एक बार लेक्चर पढ़ के नो डाउट आपको समझ में आ जाएगा, फिर याद कैसे करोगे, हमेशा जो मैं तरीका बताता हूं, आप टेबल बनाओगे 3 पार्ट, उसके अंदर सब हेडिंग पहले समझोगे कौन सी हेडिंग किसके अंदर है, और फिर उसको याद करोगे। ठीक है, सीलियरी प्रोसेस हो गया। ओके, फंक्शन की बात करें तो हम देख चुके हैं लेंस, तो फंक्शन को अलग से कई बार अलग से 1 मार्क से फंक्शन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में फंक्शन आ सकता है कि सीलियरी बॉडी का फंक्शन क्या है। तो लेंस का अकोमोडेशन, यानी कि सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिलैक्स करती हैं टू चेंज द शेप ऑफ द लेंस।
उसी हिसाब से लेंस का शेप कम या ज़्यादा होता है और हम लोग क्या देख पाते हैं, दूर या पास का देख पाएंगे। ओके, दूसरा काम क्या है, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करना जो कि बहुत जरूरी है नरिशिंग के लिए, लेंस के नरिशिंग के लिए, उधर कॉर्निया के नरिशिंग के लिए एक्वस ह्यूमर हमारा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बेसिक मेरे ख्याल से यहाँ से फंडा आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये पीछे से आते आते आगे जाके ये जो शेप बदल गया, प्रोसेस और मसल्स दोनों अलग अलग है और यही आगे जाकर के हमारा आयरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप देख पा रहे हैं, ये देखते हैं आगे। नाउ आयरिस की बात करें, द मोस्ट एंटीरियर पोर्शन, सबसे आगे का हिस्सा आयरिस होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखने में आपको मजा आएगा, डायग्राम काफी अच्छा लगा मेरे को ये, यानी कि ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, ये इस टाइप से, यही तो चीज होती है लोगों की जो काली काली आंखें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, जिनका ब्राउन होता है उनको ब्राउन दिखाई पड़ता है, यही आयरिस है। आयरिस के बीच में गैप होता है जिसके अंदर से लाइट पहुंचती है कहाँ, लेंस के पास। ये इसी को प्यूपिल कहते हैं, छोटा सा छेद है, ये हमको काला दिखाई पड़ता है क्योंकि पीछे की तरफ पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, ब्लैक होता है पूरा, हमने देखा था अभी, कोराइड पूरा पीछे पिगमेंटेड होता है, ब्लैक होता है, तो ये हमको काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, कि ये हिस्सा काला है, तो यहीं से लाइट जाती है। जब लाइट कम होती है तो आयरिस फैल जाती है इस टाइप से पीछे की तरफ, मतलब कॉन्टेक्ट कर जाती है, तो ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए, और जब बहुत ज्यादा लाइट है तो रेटिना डैमेज ना हो जाए तो ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, ताकि उतनी लाइट जाए जितनी की जरूरत है। ठीक है, ओके, तो आयरिस की बात करें, मोस्ट एंटीरियर पार्ट विजिबल एज द कलर्ड पार्ट, यही हमको कलर दिखता है, यही ब्लैक होता है, ठीक है, ब्राउन होगा, किसी ब्लू होता है ना, हम लोग बोलते हैं नीली आंखें, और ग्रीन तक होता है। यस, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ऑफ द आई क्यों होता है बता रहा हूं मैं, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे होता है, एंड इन फ्रंट ऑफ लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस के ठीक सामने और कॉर्निया के पीछे। कलर्ड पार्ट ऑफ द आई पिगमेंटेड होता है, ये कलरिंग है तो मतलब पिगमेंटेशन होगी। लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने है, विद द सेंट्रल ओपनिंग, और ठीक लेंस के ठीक सेंटर में ओपनिंग होती है, जिसको कि हम लोग प्यूपिल कहते हैं। दिस इज योर एमसीक्यू। रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग बाय कंट्रोलिंग प्यूपिल साइज, ये क्या काम करता है, फंक्शन देख लो इसका, रेगुलेट करता है, कंट्रोल कर रहा है, कम ज्यादा, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, कितनी लाइट आंख के अंदर जाएगी, ठीक है, उसको ये कंट्रोल कर रहा है बाय कंट्रोलिंग प्यूपिल साइज। प्यूपिल मैंने दिखाया, प्यूपिल का साइज बड़ा कर देगी तो ज्यादा लाइट जाएगा अंदर, थोड़ा कर देगी तो कम लाइट जाएगी। ऑब्वियसली बात है, जब हम डिम अंधेरे में से उसमें आते हैं तो ये फैल जाता है ताकि छेद बड़ा हो जाए, ज्यादा लाइट अंदर जाए, और बहुत तेज रोशनी में होती है तो ये सिकुड़ जाता है। ये सब आप लोगों ने छोटी क्लास में टीचर ने आप लोगों को दिखाया भी होगा, धूप में ले जाकर के, क्लास के अंदर ले जाकर के, आप लोग आंखों से देखते भी हो उसको। ठीक है, ओके, इसके अंदर पीपल कंट्रोल, अच्छा ये कंट्रोल कैसे कर रहा है पीपल साइज को, थ्रू 2 सेट्स ऑफ स्मूथ मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सेट्स ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं इसके अंदर, तो वो कंट्रोल करता है। एक होता है इंस्फिंक्टर प्यूपिले, एक होता है डायलेटर प्यूपिले। इंस्फिंक्टर ये कॉन्टैक्ट करेगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्यूपिल पतला हो जाएगा। इन ब्राइट लाइट, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। डायलेटर प्यूपिले अगर ये कॉन्टैक्ट करेंगी तो ये डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और जो प्यूपिल है वो ऐसा कब होता है, जब लाइट डिम होती है, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि पुतलियों को, पुतलियां फैल जाना, ठीक है, सिंपैथेटिक। फंक्शन क्या है, लाइट को रेगुलेट करती है, कितनी लाइट लेंस के अंदर से होती हुई जाएगी उसको कंट्रोल करती है। क्लियर, आयरिस क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे देख सकते हो, ये पीछे की तरफ हमारे पास सिलियरी बॉडी है, 2 टाइप की मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, और ये जो आगे की तरफ ये उभार निकले हुए हैं इसको हम सिलियरी प्रोसेस कहते हैं, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, वो इसी, देखो सस्पेंसरी लिगामेंट है ना, ये ऐसे लगे हुए हैं, अगर ये पीछे की तरफ खींचेगा हमारे सिलियरी मसल्स तो ये खिंच जाएगा लेंस, अगर रिलैक्स हो जाएगा तो लेंस ऐसा हो जाएगा, तो लेंस को कम ज्यादा करने के काम में आता है। ओके, ठीक, जो मैंने बताया था कि आगे की तरफ जो कैविटी होती है जिसमें एक्वस ह्यूमर होता है,
तो हम देख सकते हैं जो आगे की कैविटी है, जो एक्वस ह्यूमर जिसके अंदर भरा हुआ है, उसके 2 चैम्बर हैं। एक हमारा कह सकते हैं कॉर्निया, कहाँ गया ये जो है ना कॉर्निया और आइरिस के बीच का हिस्सा, वहाँ पे भी फ्लूइड भरा हुआ है। और आइरिस और लेंस के बीच, इसको पोस्टीरियर चैम्बर बोल देंगे, इसके अंदर भी फ्लूइड यानी कि एक्वस ह्यूमर भरा होता है, जो कि इस छेद से होता हुआ फ्लो करता रहता है। और ये रहा कैनाल ऑफ स्लैम, इस कैनाल ऑफ स्लैम से बाहर निकल करके एक्वस ह्यूमर वापस ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि बात करें हम वस्कुलर ट्यूनिक की, इसका क्या काम है, तो वस्कुलरिटी से अपने आप बात समझ में आ रही है। ब्लड सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना आई टिश्यूज को, एक्वस ह्यूमर सिक्रेट करना जो कि सीलियरी प्रोसेस सिक्रेट करती हैं, लाइट की एंट्री को कंट्रोल करना जो कि प्यूपिल और आइरिस दोनों मिलकर कर रहे हैं, हेल्प इन एकोमोडेशन, ये काम कौन कर रहा है, सीलियरी मसल्स प्लस लेंस मिलकर ये काम कर रहे हैं। और एब्जॉर्ब स्ट्रे लाइट, स्ट्रे लाइट मतलब जो एक्स्ट्रा लाइट है जिससे चमक पैदा होगी, उसको क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना, जिससे कि हमारी आंखों में चमक, जब भी कोई चीज देखें तो चमक ना आए। कई बार देखा ना बहुत तेज चमक होता है, आंखें बंद कर लेते फिर हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो तादाद से ज्यादा होता है, उसको हम कंट्रोल लीजिए। तो ऐसे हाथ लगा के हम एक्स्ट्रा लाइट को रोक रहे हैं। हर चीज की पीछे साइंस है, तो ऐसा हमने हाथ लगा दिया तो एक्स्ट्रा लाइट रोक दी, तो अब जितनी लाइट है वो हमारी आंख उतनी कंट्रोल कर पा रही है। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। फॉर नॉलेज, जैसा कि मैंने कहा था कुछ चीजें हैं ये नॉलेज के लिए है, आपको इसको याद नहीं करना है, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये करते हैं और उसके बाद फिर समझते हैं इसको। द प्यूपिल अपीयर ब्लैक, हमारा प्यूपिल जो है वो कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, बिकॉज एज यू लुक थ्रू द लेंस, जैसे ही आप लेंस से देखते हैं, यू सी द हैवीली पिगमेंटेड बैक ऑफ द आई, यानी कि कोरॉइड और रेटिना जो कि बहुत हैवीली पिगमेंटेड है, पूरा काला है, तो वो दिखाई पड़ रहा है हमको इसकी वजह से, जब हम डायरेक्ट आंखों से देख रहे हैं तो इसीलिए हमको काला दिख रहा है। बट हाउएवर इफ ब्राइट लाइट इज डायरेक्टेड इनटू द प्यूपिल, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रेड। जब कोई ब्राइट लाइट डायरेक्ट अगर आंख में जाती है तो वो लाल हमको दिखाई पड़ती है, जैसे कि आपने देखा होगा जानवरों की आंखें रात में चमकती है, उसका रीजन खैर अलग चीज है, टैप्टम होता है। आप जब कैमरे से लाइट खींचते हैं, और सॉरी कैमरे से लाइट बोल रहा हूँ, कैमरे से फोटो खींचते हैं, ठीक है, तो जब फोटो आती है वो आंखों की लाल लाल होती है, उसका रीजन यही है, वो बहुत हैवी लाइट एकदम आंखों में जाती है और अंदर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके आती है। होता क्या है कि ये जो पिगमेंट होता है वो लगभग सारी हर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्ट होके केवल कौन सी आती है, रेड लाइट, उतने हिस्से से। तो वो हिस्सा हमको कैसा दिख रहा है, या वो हिस्सा हमारा कैमरा एज अ रेड कैप्चर कर लेता है, क्योंकि उस समय जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है कैमरा उसको रेड की तरह परसीव करता है। ठीक है, क्यों, बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट इज रेड बिकॉज ऑफ द ब्लड वेसल ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना, क्योंकि रेटिना के सरफेस पे क्या है, ब्लड वेसल ही होती है पूरी, तो वो लाल ही दिखाई पड़ेगी, तो लाल रिफ्लेक्ट होकर आती है हमारे पास। इट इज फॉर दिस रीजन दैट पर्सन्स आई अपीयर रेड इन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में लाल आंख क्यों है उसके पीछे साइंस है, बता देना आपसे। ठीक है, रेड आई व्हेन द फ्लैश इज डायरेक्टेड इनटू द प्यूपिल, अगर आप थोड़ा साइड कर लेंगे फ्लैश को तो वो लाल आई या लाल आंख नहीं आएगी। एक और चीज, कलर की बात कर लें, आइरिस कंसिस्ट ऑफ मेलानोसाइट, आइरिस के अंदर भी मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो मेलानिन पिगमेंट को छोड़ते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द आइरिस, कितनी ज्यादा अमाउंट में उसने मेलानिन केमिकल को बनाया है आइरिस ने, वो डिसाइड करेगा आंख का कलर। द आई अपीयर ब्राउन टू ब्लैक, आंख जो है वो ब्राउन से लेकर के काली तक दिखाई दे सकती है व्हेन द आइरिस कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन, बहुत ज्यादा मेलानिन सिक्रीट होता है, ज्यादातर जो इंडियंस में हम लोग देखते हैं, तो आंख हमको काली या ब्राउन तक दिखती है। ब्लू दिखाई पड़ेगी व्हेन इट्स मेलानिन कंसंट्रेशन इज वेरी लो, जब मेलानिन बहुत कम होता है। और ऐसा हम लोग कहाँ देखते हैं, ज्यादा से अमेरिकन हैं या फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो वहां धूप नहीं है और मेलानिन का मेन कनेक्शन धूप से रहता है। ठीक है, एंड ग्रीन व्हेन इट्स मेलानिन कंसंट्रेशन इज मॉडरेट, जब बीच में है ना बहुत हाई ना लो, तो ये हमको ग्रीन अपीयर होगा। ठीक है, तो उसके कंसंट्रेशन की वजह से सारा काम हमको जो है आंख के कलर का समझ में आता है। ओके, रेटिना की बात करें जो सबसे अंदर का पार्ट है। ठीक है, एक काम करते हैं, रेटिना स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, बैटरी भी हमारी लो हो रही है, तो बैटरी को चार्ज करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर तुरंत हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी पानी वानी पी लेता हूँ। ओके, जाना नहीं कहीं, 10 मिनट के अंदर क्लास तुरंत स्टार्ट करूंगा।
चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट रेटिना, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, देख लेते हैं एक बारी। हाँ ये रहा, बस थोड़ी देर और लेक्चर लंबा है, एक ही में खत्म करना है, इसको तोड़ नहीं सकते देखो, ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ना मुश्किल है, तो एक ही में इसको खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे अंदर की जो लेयर है डेट इज द रेटिना, ठीक है, सारा खेल इसका है, इमेज यहीं बनती है, सारे काम यहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेटिना को। रेटिना इसे नर्वस ट्यूनिका भी कहते हैं, नर्वस क्योंकि नर्वस सिस्टम से ये वाली जो परत होती है डायरेक्ट कनेक्ट होती है, इसको इनर कोट भी कहा जाता है। द रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर है, ऑफ द आई, लाइनिंग द बैक ऑफ आई बॉल। लाइनिंग मतलब पूरी परत कवर करके रखती है बैक ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की जो बैक होती है, ठीक है, उसको कवर करके रखती है। इट इज द लाइट सेंसिटिव लेयर, लाइट के लिए सेंसिटिव है, किसी प्रकार की लाइट आएगी तो उसको वो जैसी लाइट होगी उस हिसाब से इमेज क्रिएट करती है। दैट कन्वर्ट्स लाइट रेज इनटू नर्व इंपल्स। रिमेंबर, ध्यान दें, लाइट रेज को नर्व इंपल्स में रेटिना कन्वर्ट करती है, ठीक है, विच आर सेंड टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व फॉर द विजन। ऑप्टिक नर्व के माध्यम से फिर उसे ब्रेन के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। तो विजन के लिए इंपल्स कौन क्रिएट कर रहा है? विजन के लिए जो इंपल्स है वो हमारे पास रेटिना क्रिएट कर रही है। रेटिना के पास अगर हम बात करें तो ये 10 माइक्रोस्कोपिक लेयर की बनी हुई होती है, बट कैन बी ग्रुप्ड एज, वो 10 सारी 1 बाय 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम मोटा मोटा ब्रॉडली डिवाइड करें तो 2 लेयर काफी हमारे लिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम या पिगमेंटेड लेयर, जिसपे पिगमेंटेशन होता है बहुत ज्यादा, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर की तरफ होती है, चंबक की तरफ। इट एब्जॉर्ब स्ट्रे लाइट, ये फालतू की लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फोटो रिसेप्टर्स, दिस आर द फोटो रिसेप्टर्स आर द मेन प्लेयर जो कि इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। तो नरिशमेंट करती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एंड हेल्प रिमूव वेस्ट, और किसी प्रकार का जो सेल के अंदर वेस्ट क्रिएट होता है उसको क्या करती है, बाहर निकालने का काम करते हैं। क्लियर? चलो फोटो रिसेप्टर की बात करें अगर, तो पहली होगी पिगमेंटेड एपिथेलियम, यानी कि रेटिना के ऊपर सबसे बाहर ऊपर की तरफ की जो परत होगी आंख की तरफ, ठीक है ना। फोटो रिसेप्टर की लेयर की बात करें, इसके अंदर 2 लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। सुना होगा आप लोगों ने, जो रॉड होता है रिस्पॉन्सिबल होता है लो लाइट विजन के लिए, यानी कि नाइट विजन के लिए, ठीक है। तो किसी आपको याद रखना है रॉड्स नाइट के लिए, ठीक है। एंड पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल विजन होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज को, मेरे को देख रहे हो अगर, या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मान लो सपोज आप इस बोर्ड को देख रहे हो, तो आपका फोकस यहाँ है, ये हो गया सेंटर विजन। और क्या आप उतना ही क्लियर इसको देख रहे हैं? तो आंसर है नो, आपका फोकस जहां पर है वो सेंटर है, बाद बाकी ये सब जो चीजें हैं ये पेरिफेरल हो गया, ठीक है। तो इसका रॉड का काम क्या है कि वो कम लाइट में, और जो पेरिफेरल विजन है यानी कि दूर दूर की जो कोई ऑब्जेक्ट है उसके जो दूर दूर के पार्ट है उसको ऊपर फोकस करती है। दे डिटेक्ट द शेड्स ऑफ ग्रे बट नॉट कलर, ग्रे मतलब वही लाइट और ग्रे टाइप का उसको डिटेक्ट करती है। ये लगभग, क्योंकि लाइट डिम लाइट में देखने के लिए ज्यादा चाहिए होता है हमको रोशनी, और प्लस सेल भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये लगभग 120 मिलियन पर रेटिना होते हैं, एक इधर एक इधर, यानी 120 इधर 120 इधर। कोन्स की बात करें तो ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शार्प इमेज बनती है। डिटेल्ड सेंट्रल विजन, यानी कि जब आप इसको देख रहे हैं आपका सारा फोकस यहाँ पर है और पूरा यहाँ पे समझ रहे हैं सेंटर पे, यहाँ पर अभी मैंने बताया उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, तो सेंटर का चीज देखने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है। दे फंक्शन बेस्ट इन ब्राइट लाइट, जो ब्राइट लाइट होगी तो उसमें सबसे अच्छा काम करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप की रॉड्स होती हैं, ठीक है, रॉड सेल्स होते हैं, ईच सेंसिटिव टू आइदर रेड ग्रीन और ब्लू। वो तीनों, एक रेड को लिए सेंसिटिव है, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए। तो कोई कलर ऑब्जेक्ट है तो रेड ग्रीन ब्लू इसी से ही बनता है। प्रिंटर अगर आप लोग देखते होंगे उसमें रेड ग्रीन ब्लू 3 ही रहते हैं, तो उसी हिसाब से कितना कलर है वो लाइट उतनी रिफ्लेक्ट होती है और हमको वो कलर दिखाई पड़ता है। ये लगभग 6 मिलियन पर रेटिना पाए जाते हैं। ओके, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं बात कर रहा हूँ रेटिना की तो यहाँ पर पिगमेंटेड लेयर हो गई, ठीक है, फिर फोटो रिसेप्टर्स हो गए, रॉड्स एंड कॉन्स, ये हमारे पास सेल्स हैं।
अब उसके बाद बाइपोलर सेल्स, ये न्यूरॉन सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल हो गए, और गैंग्लियन सेल ये भी क्या है, न्यूरॉन सेल है। These cells receive signal from the photoreceptor। फोटोरिसेप्टर पे लाइट पड़ती है, ठीक है, वो वाइब्रेट होते हैं, अपना सिग्नल भेजते हैं बाइपोलर के पास, और बाइपोलर जो होते हैं वो रिले आगे पहुंचाते हैं किसको, गैंग्लियन सेल्स को। ये आगे गैंग्लियन सेल, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, न्यूरॉन है, ठीक है। पूछा जाता है किस टाइप का न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं हमारे आंखों के अंदर, तो बाइपोलर सेल्स होते हैं। देयर एक्सॉन, यानी कि जो गैंग्लियन सेल है उसका जो एक्सॉन होता है, ठीक है, गैदर एट ऑप्टिक डिस्क, यानी कि जो नर्व फाइबर्स है उनके एक्सॉन, जितने भी वो होते हैं गैंग्लियोनिक सेल होते हैं, उनके एक्सॉन सारे के सारे आंख के पीछे यहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं। ये सब के सब पीछे आकर के यहाँ पर, ये जितने भी नर्व्स हैं ये, इन सब के गैंग्लियन आकर के यहाँ पर आकर के इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। और ये एक मोटी सी नर्व बनती है जिसको कि हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ठीक है। सभी के सभी की एक्सॉन, जो गैंग्लियोनिक सेल होते हैं उनके सबके एक्सॉन जो है वो मिलकर के नर्व फाइबर बनाते हैं, पीछे आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको कि हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये कैरी करते हैं विजुअल सिग्नल को फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, और उसको लेकर के सीधा ब्रेन के पास चले जाते हैं। यही वजह है कि हम लोग ज्यादा अगर मोबाइल देखते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारा सीधा ये चीज हिस्सा दर्द करता है, ठीक है। बोथ रोड्स एंड कोन्स आर कनेक्टेड टू बाइपोलर सेल्स। रोड्स एंड कोन्स बाइपोलर सेल से कनेक्ट होते हैं, विच आर न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन है, स्पेशली मेंशन किया है मैंने, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत करना। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम रोड्स एंड कोन्स आर पास्ड थ्रू दीज बाइपोलर सेल टू गैंग्लियन सेल्स। जो भी रॉड और कोन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होते हैं वो बाइपोलर सेल से होते हुए गैंग्लियन सेल के पास जाते हैं, ठीक है। विच आर ऑल्सो न्यूरॉन, ये भी न्यूरॉन है। Whose axons form the optic nerve, और इसके जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स क्या होते हैं पता है ना, जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा याद दिला दूं, ये वाला जो हिस्सा होता है न्यूरॉन का, ये क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है, ठीक है। वो क्या बनाता है, और हम लोग पढ़ भी चुके हैं उसमें HAP के स्टार्टिंग के चैप्टर में, तो उसको एक्सॉन कहते हैं। ये मिलके नर्व, मोटा सा नर्व का बंडल सा बना लेता है, जो इसको हम लोग फिर ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये अगर डैमेज हो जाती है तो फिर देखना बंद हो जाता है, ठीक है। अब रेटिना के अंदर कुछ खास स्पेशल एरियाज होते हैं, और क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एक होता है मैक्यूला ल्यूटिया या येलो स्पॉट, ठीक है, जस्ट इधर पीछे की तरफ होता है, मतलब आंख के पीछे की तरफ। अ स्मॉल हाईली सेंसिटिव एरिया एट द सेंटर ऑफ द रेटिना, रेटिना जो पूरी परत है उसके बीच सेंटर पे होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर शार्प डिटेल सेंट्रल विजन। तो अगर कोई पूछेगा कि कहां पर रेटिना के किस हिस्से में एकदम शार्पेस्ट विजन बन रही है, ठीक है ना, या शार्प विजन बनती है, तो मैक्यूला ल्यूटिया, ऐसे समझ लो, ये पीछे रेटिना है तो ये इस टाइप से हिस्सा रहेगा, और ये ऐसे करके यहाँ से ऑप्टिक नर्व जा रही है, तो ये जो हिस्सा है ये मैक्यूला ल्यूटिया है। इसी मैक्यूला ल्यूटिया के बीचा बीच में एक और सेंटर पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, ठीक है। अ टाइनी पिट, एक छोटा सा गड्ढा सा होता है एट द वेरी सेंटर ऑफ द मैक्यूला, मैक्यूला के बीचा बीच में एक और छोटा सा गड्ढा होता है। इट इज पैक्ड एक्सक्लूसिवली विद कोन्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोन्स पाए जाते हैं इस गड्ढे में। एंड इज द पॉइंट ऑफ शार्पेस्ट विजन, सबसे शार्पेस्ट विजन यही बनती है। बाद बाकी जो अच्छी खासी इमेज होती है मैक्यूला ल्यूटिया में बनती है, और एकदम शार्पेस्ट विजन, सेंटर वाली विजन यहाँ बनेगी जाकर के। फिर यही बगल से हमारी ऑप्टिक डिस्क जाती है, जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। अब यहाँ पर किसी भी टाइप का रॉड कॉन नहीं होता है, तो इसलिए ब्लाइंड स्पॉट कहा गया है, किसी टाइप की विजन यहाँ पर नहीं क्रिएट होती है। द पॉइंट वेयर एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियन सेल एग्जिट, पीछे बताया, जो गैंग्लियन सेल के एक्सॉन जहां से निकलते हैं, टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, वो क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं। देयर आर नो फोटो रिसेप्टर, यहां पर कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर नहीं है, किसी प्रकार का रॉड या कोन नहीं है हेयर, सो इट इज इनसेंसिटिव, ये इनसेंसिटिव होता है, कोई भी विजन यहाँ फॉर्म नहीं होती है। एंड दिस इज ऑल्सो ए MCQ कि कौन सा भाग है जहाँ पे रेटिना का जिस पार्ट में कोई भी विजन नहीं बन रही है, दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। चलिए, ओवरऑल अगर एनाटॉमी पूछी जाती है तो आप इतना लिख के आ जाएंगे, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कुछ चीजें जो लेंस वगैरह एक्चुअली वहीं पे इंक्लूड करनी चाहिए थी, बट इसको अलग से, क्योंकि चाहे वहां इंक्लूड कर दो चाहे यहाँ इंक्लूड कर दो, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भाई लेंस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, लेंस क्या होता है,
क्या काम होता है इसका। ठीक है, लेंस की बात करें तो लेंस इज द ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स इलास्टिक स्ट्रक्चर है, इलास्टिक है, खिंचता है, फोल्ड भी हो जाता है। लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द आइरिस एंड पीपल, आइरिस और पीपल के जस्ट पीछे होता है। इट फोकस लाइट रेज ऑन टू द रेटिना टू फॉर्म क्लियर इमेज। इसका काम क्या है, लाइट रेज को बिल्कुल रेटिना पे फोकस करता है, जिससे कि इट फोकसेस लाइट रेज ऑन टू द रेटिना, जिससे कि क्लियर इमेज क्रिएट हो सके। स्ट्रक्चर की बात करें लेंस की अगर, तो कैप्सूल होता है, ठीक है, थिन इलास्टिक आउटर कवरिंग होती है इसकी, लेंस के ऊपर की हम कैप्सूल कहते हैं। उसके नीचे एक कवरिंग होती है जिसे हम एपिथेलियम बोलते हैं, अंडर द कैप्सूल ऑन एंटीरियर साइड, आगे की तरफ। ठीक है, वो ये कैप्सूल पाया जाता है, सॉरी लेंस एपिथेलियम पाया जाता है। मेंटेन्स लेंस मेटाबॉलिज्म, लेंस के अंदर जो भी भाई उसको मेंटेन रखना है ना, पूरा लगातार लाइफ टाइम मेंटेन रखना, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, वो इस लेंस के एपिथेलियम में हो रहा है। फिर लेंस फाइबर, एलोंगेटेड ट्रांसपेरेंट सेल्स पैक्ड विद क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स, जिससे कि हमारा लेंस बना हुआ है। एंड एवस्कुलर, नो ब्लड सप्लाई गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एक्वस ह्यूमर। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लेंस के पास भी किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं है, तो न्यूट्रिएंट्स कहां से लेगा, एक्वस ह्यूमर से लेगा। तो ध्यान रखना, आंखों के कौन कौन से हिस्से हैं जिनमें ब्लड की सप्लाई नहीं है, उसको अलग से मेंशन कर लेना। नो ब्लड सप्लाई, तो एक अपना क्या था, कॉर्निया था, ठीक है, एक अपना लेंस आ गया। याद रखना ये एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट। अटैचमेंट की बात करें, हेल्ड इन प्लेस बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसको हम जॉन्युलर फाइबर्स भी कहते हैं। दिस लिगामेंट कनेक्ट टू सिलियरी बॉडी। आओ देखें जरा, ये देखो, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी से हमारे कनेक्ट हो रखे हैं, तो ये खिंचेंगे तो खिंच जाएगा, लूज हो जाएंगे तो लूज हो जाता है। ये सिंपल है, चीजें समझ में आनी चाहिए, बाद बाकी याद करने का काम बाद में रहेगा। अटैचमेंट हो गया। फंक्शन क्या है लेंस का, हमको पता ही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट को रिफ्रैक्ट करके लेंस, आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, लेंस क्या काम करते हैं, लाइट आती है उसको बेंड करता है एक जगह पे, लाइट आती है उसको बेंड करता है एक जगह, फिर यहाँ इमेज बनती है, और ये हिस्सा क्या होता है, रेटिना होता है हमारे पास। रेटिना का उसी पॉइंट पे, मैक्यूला वाले पॉइंट पे लाइट को बेंड करके लेके जाता है। देन अकोमोडेशन, अपना शेप अगर पास की चीज देखनी है, एक इतना लंबा है, बहुत मोटा कर लेगा अपने आप को ये, ताकि बहुत ज्यादा बेंडिंग हो सके। ऐसा कब होता है, जब पास की चीज देखनी होती है, ठीक है, लंबा कर लेगा तो लंबा करेगा, छोटा करेगा। लंबा करता है फोकल लेंथ बढ़ जाती है, छोटा करेगा अपने साइज को, मोटाई ज्यादा करेगा तो फोकल लेंथ घट जाएगी, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अकोमोडेशन, चेंजेस शेप टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नियर मतलब पास का, डिस्टेंट मतलब दूर का और पास का देखने के लिए अपना शेप चेंज करता है। इसमें सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लेंस बिकम थिकर, पास का देख पाएंगे हम लोग। सिलियरी मसल रिलैक्स करेंगी, लेंस बिकम थिनर, डिस्टेंट विजन देख पाएंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कब रिलैक्स करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने पर हम कहाँ का देख पाते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी फॉर क्लियर विजन, ट्रांसपेरेंसी को रखता है ताकि इमेज हमारी क्या रहे, क्लियर रहे। ठीक है, लेंस के कुछ डिसऑर्डर हैं, जैसे कैटरैक्ट, इसमें हमारा लेंस कैसा होता है, ओपेक हो जाता है, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं, धुंधला दिखता है। प्रेसबायोपिया, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, समय के साथ लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो वो प्रॉपर खींच नहीं पाता है या सिकुड़ नहीं पाता है, उसी हिसाब से चश्मा लग जाता है, फिर बुढ़ापे पे आके दूर और पास दोनों को लग जाता है। डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट, खासकर पास का देखने में ज्यादा दिक्कत होती है। मायोपिया, इसे नियर साइटेडनेस कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इसमें नियर साइटेडनेस है ना, इसमें पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देंगे, बट दूर के ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, जैसे कि हम लोग, ये दिक्कत होती है मायोपिया पढ़ने वाले बच्चों के साथ। क्यों, आओ जाने इसको क्यों होता है। आप जब लगातार पढ़ते हो, घंटों 15-15, 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, तो लगातार पास का देख रहे हो। पास का देखने की वजह से होता क्या है, हमारा लेंस लंबे समय तक इस शेप में है, 10-10 घंटे तक। और जब दूर, इसलिए कहते हैं हर 45 मिनट के बाद आपको दूर का देखो, बैठ जाओ 10 से 15 मिनट, ठीक है। जब दूर का देखते हो तो यही लेंस हमारा ऐसा लंबा होना चाहिए, मतलब खिंच जाना, इसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है उससे। आप 10 घंटे ऐसे रहे, फिर आपने मोबाइल देख लिया, आप लगातार पास का ही देख रहे हैं,
अब ऐसा हो गया है इसलिए, पहले पढ़ने की वजह से अब तो मोबाइल, मतलब रिलैक्स होना है तो बाहर जाके या खुले आसमान को देखने के बजाय अब आप मोबाइल देख रहे हैं, तो आपका लेंस लंबा हो ही नहीं पा रहा है, वो लगातार यही बना हुआ, तो एक टाइम के बाद उसकी खींचने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो दूर का क्लियर दिखना बंद हो जाता है। तो ये मायोपिया किसके साथ दिक्कत आती है? पढ़ने वाले बच्चों के साथ, या जो पास का काम कर रहे हैं उनके साथ दिक्कत आती है। क्यों ऐसा हो गया है? एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है कॉर्निया का या फिर लेंस का, बहुत ज्यादा कर्वेचर, मतलब ये देखो बहुत ज्यादा कर्वेचर, ये कम कर्वेचर, कर्वेचर मतलब उसका जो मोड है। टू मच रिफ्रैक्टिव पावर, रिफ्रैक्टिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसकी, विच कॉजेज लाइट रे टू फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। उससे होगा क्या, हमारा जो लाइट है वो जब दूर का भी देखते हैं तो लाइट, ये रेटिना है, पास का देख रहे हैं तो रेटिना के पास जा रही है लाइट, लेकिन जैसे ही दूर का देखते हैं हम लोग, लाइट हमारी यहाँ बैंड हो जाती है, रेटिना तक इसका पॉइंट पहुंच ही नहीं पा रहा, इतना ज्यादा बैंड करके रखता है ये, तो वो ब्लर दिखता है फिर हमको। फार साइटेडनेस इसका उल्टा हो गया, दूर का दिखाई देगा क्लियर, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, ओके, बट नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, पास के ऑब्जेक्ट धुंधले दिखते हैं। ये जो डिसऑर्डर है बेटा, ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको याद है तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, वो चॉइस आपकी है, बट ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ रहे हैं, ठीक है। बट नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, इट इज कॉज्ड ड्यू टू कॉर्निया और लेंस टू फ्लैट। यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा फ्लैट हो गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कर्व्ड हो गया था, तो इसकी रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है देखो बताऊं मैं, जब टू फ्लैट है और ये रहा हमारा रेटिना, जब दूर का देखना है तो ठीक है, लाइट जा रही है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे, लेकिन जब पास का देखना है ना तो ये लाइट पीछे चली जाती है, ये अभी भी उतना ही है, वो कम कर ही नहीं रहा, उसको बेंड करने की पावर ही खत्म हो गई उसकी, तो वो लेंस रेटिना के पीछे भागती है फोकस, तो चश्मा लगा के हम उसे ठीक करते हैं उसको। फिर बात समझ में आई, लेंस क्लियर। और अब बात करते हैं चैम्बर्स की, अलग से टॉपिक बनाया है क्योंकि वहां पर लेयर्स का मेन काम था, बट ये सब आपका कहीं ना कहीं एनाटॉमी के अंदर है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर आ रहे हैं, तो वो आपको समझना है। चलिए, इंटीरियर ऑफ द आईबॉल की बात करें, आंख के अंदर द लेंस डिवाइड द इंटीरियर ऑफ आईबॉल इनटू 2 कैविटीज। ध्यान देंगे, जो लेंस है ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी आंख है, अरे गंदा बन गया चलिए इसको सही करते हैं, अच्छा बना लेते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारा यहाँ पर लेंस है, ठीक है, ये एंटीरियर और पीछे पोस्टीरियर, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। अच्छा, लेंस के आगे भी क्योंकि कॉर्निया होता है यहाँ पर, ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या आइरिस, इस टाइप से आइरिस आ जाती है, ठीक है। तो ये एंटीरियर वाले पार्ट है और ये हमारे पास क्या है, कॉर्निया है, अभी दिखाया था मैंने पीछे। तो ये एंटीरियर वाला पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और ये पीछे वाला पार्ट, इसको तो विट्रस कहते हैं, विट्रस चैम्बर, ठीक है। तो इस टाइप से लेंस 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, आगे वाले भाग के 2 पार्ट है, पीछे वाले भाग का कोई पार्ट नहीं है। इसके अंदर आगे वाले पार्ट में एक्वस ह्यूमर भरा होता है, एक्वस ह्यूमर, पीछे वाले में विट्रस ह्यूमर। बस यही समझना है हमको। द लेंस डिवाइड्स द एंटीरियर ऑफ द आईबॉल इनटू 2 कैविटीज, ठीक है, 2 कैविटीज में कन्वर्ट करता है, द एंटीरियर कैविटी एंड द विट्रस चैम्बर, पीछे वाले को विट्रस चैम्बर कहा गया है। एंटीरियर कैविटी की बात करें, इट इज द स्पेस एंटीरियर टू द लेंस, लेंस के आगे का सारा स्पेस एंटीरियर कैविटी कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर, ठीक है, इसके 2 चैम्बर होते हैं, मैंने पीछे डायग्राम की हेल्प ली थी तब समझाया था, गैंग्लियन सेल, हाँ, ये मैंने बताया था, लेंस के आगे ये आइरिस है, तो आइरिस और लेंस के बीच का एक पोस्टीरियर चैम्बर हो गया, और आइरिस और कॉर्निया के बीच का एक चैम्बर हो गया, इसे एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। ये पूरा मिलाकर के छेद है तो आपस में कनेक्टेड ही, तो पूरा हमारा एंटीरियर कैविटी कहलाता है ये। ठीक है, तो 2 चैम्बर्स है, एंटीरियर चैम्बर्स लाइज बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। अब क्लियर है ये बात। द पोस्टीरियर चैम्बर्स लाइज बिहाइंड द आइरिस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, आइरिस और लेंस के बीच में पोस्टीरियर चैम्बर आ जाएगा।
बोथ चैम्बर्स ऑफ द एंटीरियर कैविटी आर फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर। ये एमसीक्यू है आपका कि एंटीरियर चैम्बर में क्या होता है। और ट्रांसपेरेंट एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड होता है जो कि नरिश करता है लेंस को, कॉर्निया को। नॉर्मली एक्वस ह्यूमर इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड अबाउट एवरी 90 मिनट, हर 90 मिनट में ब्लड की सप्लाई से बनता है। जो हमारा पीछे देखा था हमने, सिलियरी मसल्स बना रही थी उसे, फोल्डेड वाली सिलियरी प्रोसेस, और ड्रेन होकर बाहर निकल जाता है, फिर नया बनता रहता है, क्योंकि लगातार चाहिए ना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। अब वीट्रस चैम्बर की बात करें, इट इज लार्जर पोस्टीरियर कैविटी, ये पीछे की बड़ी कैविटी होती है, बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। ये लेंस और रेटिना के बीच में जो चैम्बर है उसको बोला जाता है। इट कंटेन्स विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर, एक ही मतलब है, दो नाम है, विट्रस बॉडी बोल लो या विट्रस ह्यूमर बोल लो, जो कि क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक है। ये जेली लाइक सब्सटेंस मेंटेन आई शेप, प्रेशर रहता है तो आई शेप पिचकता नहीं है, उसका शेप को मेंटेन रखता है। अनलाइक द एक्वस ह्यूमर, नॉट लाइक एक्वस ह्यूमर की तरह नहीं है। द विट्रस बॉडी डज नॉट अंडरगो कांस्टेंट रिप्लेसमेंट। जैसे एक्वस ह्यूमर लगातार 90 मिनट में बदलता चला जा रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, बच्चा जब पेट में होता है तभी ये फ्लूइड बन के तैयार हो जाता है, फिर नहीं बदलता, ठीक है ना। विट्रस ह्यूमर कंटेन वाटर, कोलेजन फाइबर, हाइलुरोनिक एसिड एंड फैगोसाइटिक सेल, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। फैगोसाइटिक क्यों चाहिए, कोई सेल डेब्रीज, कोई खराब चीज हो गई, सेल वगैरह खराब हो गया है, ठीक है, कीपिंग दिस पार्ट ऑफ द आई क्लियर फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड विजन। और ये क्या करता है, कोई चीज सेल मतलब डैमेज होकर वहां बीच में आ गया है तो उसको खा पी के उसे अलग करता है ताकि लाइट आए और क्लियर कट आकर के रेटिना पे जाए। बात समझ में आ रही है। तो विट्रस चैम्बर और एंटीरियर कैविटी, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों में कंफ्यूजन होती है, तो इस पार्ट को आप अगर वहां पे ऐड करना चाहते हो तो जब हमने लेंस वाला पार्ट, मतलब लेंस को और इसको साथ में रख सकते हो, मतलब उसको वहां पे एडजस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, फंक्शन ऑफ ह्यूमर, इस ह्यूमर का मतलब क्या काम है, तो ये प्रेशर ऑफ इन द आई, आंख में जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखता है, जिसको हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द एक्वस ह्यूमर एंड पार्टली बाय द विट्रस बॉडी। तो जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, जो हमारे आंख में प्रेशर होता है, वो मेन मुख्य रूप से एक्वस ह्यूमर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बट यस, कुछ हद तक विट्रस बॉडी भी आंख का प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि नॉर्मल प्रेशर हमारा कितना होता है, 16 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन, द जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, मेंटेन करता है शेप ऑफ द आईबॉल एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। वो शेप आईबॉल की मेंटेन रखता है और उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें। तो सेंस ऑर्गन बेटा, इसको मजाक में ना लेना, सेंस ऑर्गन थोड़ा सा दिक्कत देता है, पढ़ना पड़ेगा आपको। मेन मुद्दा क्या है, स्टेप समझ लो, मैं हमेशा बताता हूं जहां पे दिक्कत आएगी। पहला चीज, क्या आपको लेक्चर समझ में आया जब भी आप पढ़ रहे हैं? अगर समझ में आ गया तो गुड, वेल डन, 50% काम खत्म। सेकंड, मैंने क्या बताया था, यहां पर आप क्या करेंगे, इसको टैबुलेट करेंगे। बाद बाकी जो रिवाइज कराऊंगा इसको मैं रिवीजन में, शॉर्ट लेक्चर वाले पार्ट में, तो उसमें शॉर्ट नोट्स में इसको करवाऊंगा, टैबुलेट करेंगे। जैसे 3 लेयर है इसकी, तीनों को टैबुलेट किया, फिर उसके से सब पार्ट हैं। तो जब आप पार्ट याद कर लेंगे, पहला काम पूरा पढ़ के ऐसे टैबुलेट कर लिया इसको, ये जब टैबुलेशन आपको याद होगा तब आपको सेट होगा कौन सी चीज कहां पर है। जब ये कौन सा पार्ट कहां पर है ये सेट हो जाएगा, फिर उसके अंदर का याद करना कि हाँ अब इसके अंदर ये पॉइंट हमको याद करने हैं। ये स्टेप अगर फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है याद कर लो, थोड़ा लेट हो, दिक्कत हो, खिचड़ी बन जाएगी। और फिर कह रहा हूं, एक बार में याद नहीं होगा। जो भी कोई भी टॉपर बच्चा है, कुछ भी है, वो किसी टॉपिक को अपने तरीके से, इसी तरीके से 3-4 स्टेप में पढ़ता है, तब उसके दिमाग में अच्छे से सेट होता है। और फिर एक बात कहता हूं, दिमाग से कमजोर कोई नहीं है। जो बच्चा कम समय देगा, नंबर कम आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा दिमाग से कमजोर है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अपने आप को कमजोर ना माने, बस टाइम निकालो थोड़ा सा पढ़ने का, सब ओके हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है और रिवाइज करते रहना है, ओके। चलिए इसको पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।